हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज अतिशाम। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि हम लोगों की काउंसलिंग फाइनली कंप्लीट हो गई है। और डेट आप लोग पूछ रहे थे कि आप भाई आपको क्या डेट मिल गई है ट्रांसप्लांट की। तो मैं बता दूं, अभी डेट तो फिलहाल नहीं मिली है। वो डेट डिसाइड की जाएगी कब देनी है। सारी चीज़ें अभी कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ तभी डेट मिलेगी। वो हम लोग के ऊपर भी है, हम लोग भी अपने हिसाब से डेट डिसाइड कर सकते हैं किस दिन करना है। और डॉक्टर्स लोगों ने काउंसलिंग में A to Z चीज़ें बताई, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जैसे जैसे होता है वो सारी चीज़ें बताई है। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग उस दिन कर लिया था, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी सुनाऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है या जो डायलिसिस पे है और उनका आगे ट्रांसप्लांट होना है, तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप मत करना। क्योंकि ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। मैंने जितनी भी वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई है, इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो 35 से 40 मिनट की है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर होने लगोगे। इसलिए 10-15 इतना चलेगा, इतना मैं सुना देता हूँ। मेन मेन चीज़ें आपको सुना देता हूँ, ठीक है। रिजवाना खानम। एहतशाम ये रिजवाना जो है वो ये रिजवाना जी डोनर हैं और एहतशाम ना जी, ये रेसिपिएंट हैं। तो वैसे आपको पहले भी समझाया गया होगा, लेकिन आज चूँकि ये बेसिकली जो आपका फाइनल एक तरह से काउंसलिंग है और आपको हम जो भी सर्जरी होनी है उसके बारे में एक ब्रीफ करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछना चाहें तो आप बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप डोनर हैं रिजवाना जी, आपकी सारी जांचें वगैरह हुई हैं और इसके बाद ब्लड ग्रुप मैच किया गया। सारा कुछ मैच करने के बाद फिर आपका गुर्दा लेने का ये हुआ है कि आपका गुर्दा लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डोनर हैं, कोई पेशेंट नहीं है, आप हेल्दी इंसान हैं, तभी आप इस लायक हैं कि आप अपना एक गुर्दा अपने बेटे को दे पा रही हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ दिमाग में रखना है कि आप कोई पेशेंट नहीं है, नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान है, ठीक। आपकी जांचों के हिसाब से जो जांचें हुई हैं उसके हिसाब से हम आपका बायां गुर्दा लेंगे और आपके बेटे को जो है ऑपरेशन से उसमें उसकी बॉडी में लगाया जाएगा। आपका जो ऑपरेशन होता है, जो डोनर का होता है, दूरबीन से होता है, की होल सर्जरी बोलते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। छोटे छोटे कांटे करके उनसे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, टेलीस्कोप डालते हैं, लेप्रोस्कोपी से पूरा ऑपरेशन हो जाता है। क्योंकि अब गुर्दा निकालना है, पूरा साबुत निकालना है, तो उसके लिए नीचे की तरफ एक छोटा सा चीरा लगता है कि जिससे कि वो गुर्दा भर बाहर निकाला जा सके, ठीक है। ये पूरा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद ऑब्वियसली बात है, जो जहाँ पर चीरा लगा है वहाँ टाँके वगैरह लगेंगे, सारा कुछ रहेगा। जो नॉर्मल कोर्स होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है तो थोड़ा सा दर्द होता है, वो रहेगा, ठीक है। कोई बोले कि नहीं बिल्कुल दर्द नहीं होगा तो गड़बड़ है। फिर आपका जो नॉर्मल ये रहता है कि 2 से 3 दिन में आपको छुट्टी कर दी जाती है जी। जैसे आज ऑपरेशन हुआ तो दूसरे दिन लगभग शाम तक आपको खाना पीना चालू हो जाता है, या बहुत हुआ तो तीसरे दिन चालू हो जाता है, ऐसा करके। और जब तीसरे दिन के आसपास जब आप फिट होते हैं तो फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब आप होश में आएंगे तो एक पेशाब की नली पड़ी होगी शरीर में, और एक यहाँ से साइड से और नली पड़ी होगी कि जो वहाँ पर जहाँ पर से गुर्दा आपका निकाला गया है, अगर कुछ वहाँ पर साफ़ सफाई रहे, कलेक्शन वगैरह ना हो। नॉर्मली जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जो डोनर का ऑपरेशन होता है, सेफ रहता है। मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांस जो हैं लेस देन 5% ही रहते हैं। दूरबीन से ऑपरेशन होता है लेकिन 5% चांस रहते हैं कि मान लीजिए किसी स्टेज में लगा कि गुर्दा बहुत चिपका है या आसपास कुछ गड़बड़ी है तो हमें चीरा लगा करके भी निकालना पड़ सकता है, एक पॉसिबिलिटी यह होती है। दूसरी, कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें ब्लीडिंग के चांस होते हैं। गुर्दा जो है आंतों के पीछे रहता है तो आंतों में चोट लगने के चांस होते हैं, लेकिन ये सब
बहुत कम वाले हैं, लेस देन 1% वाले। तो ऐसा नहीं है कि बता इसलिए रहे कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। नॉर्मल केसेस में ऐसा कुछ यूजुअली होता नहीं, टचवुड अभी तक ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जैसे ऑपरेशन के बाद थोड़ा बुखार वगैरह कभी किसी को आ जाता है, जो घाव होते हैं टाँकों में, कभी किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो देखना पड़ सकता है। तो ये जो मेन जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जो मेन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका डोनर का कोर्स रहता है। तो आप अगर इसमें और कुछ समझना चाहें, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है आपका बच्चों वगैरह का या किसी भी चीज़ का? कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो सर दवा कितने दिन चलेगी? दवा आपकी तो बस देखिए, यहाँ पर जब रहेंगे तो 1-2 दिन इंजेक्शन लगने हैं, फिर आपको हफ्ते 5-7 दिन जो है थोड़ा सा दर्द की दवा देते हैं कि दर्द आपको कम रहे, ताकि आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी अपनी सारी कर सकें। ठीक है। यूजुअली जैसे आपको पहले बताया मैंने कि आप पेशेंट नहीं हैं जी, आप डोनर हैं, हेल्दी इंसान हैं, तभी आपका गुर्दा हम ले रहे हैं। ठीक है। तो आप पेशेंट नहीं है तो दवा क्यों खानी है आपको? तो सर बाद में पेशेंट ही तो हो जाएंगे। कोई पेशेंट नहीं। अगर गुर्दा देने के बाद आप पेशेंट हो जाए तो फिर तब तो फिर गुर्दा लेना ही आपका फर्वर है। पेशेंट नहीं होते हैं गुर्दा लेने के बाद। ठीक है। इवन जन्म से भी कुछ लोगों को एक ही गुर्दा रहता है। तो अगर ये समझिए गवर्नमेंट किसी चीज़ को लीगलाइज कर रही है, तो अगर आपको गुर्दा देने के बाद अगर आपके जीवन के ऊपर कोई खतरा है या लंबे समय में आपके गुर्दे के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा, देखिए थोड़ा बहुत तो 19-20 तो असर आता है। ऐसा कोई कहते कि नहीं आपका जो अभी है वही बाद में रहेगा, थोड़ा 19-20 असर आता है, लेकिन इतना असर आए कि बिल्कुल ख़राब हो जाए, ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। ये आप समझ के चलिए कि लेस देन 1% ही चांस होते हैं कि आपको आगे उसके गुर्दे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। बाकी पथरी ये वो तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो जब अभी तक नहीं हुई तो आगे भी नहीं होना चाहिए। और फिर आप ये समझिए कि आपको मालूम है कि आपके पास एक जोड़ी कपड़ा है, 4 जगह बारातों में जाना है आपको, तो आप वो संभाल के चलाएंगे कपड़े। ठीक है। तो बस आपको मालूम है एक गुर्दा है तो आपको हर तरह की परहेजी करनी है कि मतलब खाना पीना, अपना रहना जो है वो सारी चीज़ें विधिवत करनी है, तो जिससे कि आपका जो एक गुर्दा बचा हुआ वो हेल्दी रहे हमेशा। ठीक है। तो आप मरीज नहीं हो जाएंगे कि आपको दवा जीवन भर। तो सर लंबे समय तक दवा नहीं चलेगी? कोई दवा नहीं चलेगी लंबे समय तक। ठीक है। ओके सर। अगर आप चाहेंगी तो। अब आप आए दिन कहेंगी हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमें कमजोरी आ गई है, तो फिर नहीं सर, तो हम लोग दवा खाने की आदि भी नहीं है। अगर दवा खाए होते तो शायद और दिक्कतें बढ़ गई होती। तो बस अच्छी बात है जी। अब जैसे इनका है, ये रेसिपिएंट है, आपके बेटे हैं जी। तो जो आपका बायां गुर्दा निकाला जाएगा जी। वो इनको यहाँ दाएं साइड में नाभि के बगल से नीचे की तरफ एक चीरा आएगा, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास का चीरा होता है। वहाँ पर जगह बना करके आपका जो बायां गुर्दा हम निकालेंगे उसको वहाँ पर फिट करते हैं। जी। जो खून की नलियाँ होती हैं वो खून की नलियों से जोड़ी जाती है, और जो पेशाब वाली नली होती है वो पेशाब की थैली में जोड़ी जाती है। ये ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद इनको भी कैथेटर रहता है, जिनका आपका कैथेटर दूसरे दिन तीसरे दिन निकल जाएगा। इनका 5 दिन के आसपास कैथेटर रहेगा। जो साइड वाला ट्यूब है वो डिपेंड करता है कि उसमें कुछ पानी जैसा आता है तो कितने दिन आता है, कितना आता है, उसके हिसाब से रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि डिस्चार्ज के पहले ही निकल जाता है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है। ये ऑपरेशन इनका, ये जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन में जो नॉर्मल रिस्क रहते हैं कि दर्द होगा, घाव में इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। इनको थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनकी जो दवाएं चलेंगी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहेंगे। तभी इनको मास्क वगैरह पहना करके सबसे आइसोलेट अलग रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। सारी चीज़ें प्रिकॉशन ली जाती हैं। जो मेन प्रॉब्लम हो सकती है या प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, कॉमन नहीं है लेकिन अनकॉमन भी जो होती हैं, वो ये है कि कोई भी चीरा जैसे ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। इनमें गुर्दे से खून की नली जोड़ी जाती है, जो खून की नलियाँ हैं खून की नलियों में, तो वहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। पेशाब की नली जहाँ जोड़ते हैं पेशाब की थैली में, वहाँ की पेशाब की थैली में
तो वहाँ से हो सकता है कि पेशाब लीकेज हो जाए। तीसरा, आंतों का पास में रहती हैं तो उनमें इंजरी होने का डर रहता है, ठीक है। ऑपरेशन के बाद, किसी भी ऑपरेशन के बाद जब ऐसा होता है कि जो रिकवरी पीरियड में कई बार आंतों का मूवमेंट धीमा होता है, तो पोस्ट ऑप एलियस बोलते हैं कि पता चला कि इनको 2 दिन तक गैस ना पास हो, थोड़ा सा पेट फूला फूला सा है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। यूरिन में हल्का फुल्का ब्लड आ सकता है, कि हो सकता है कि ब्लड आ रहा है, या कभी ज़्यादा आया तो फिर उसको देखना भी पड़ सकता है। तो ये मेन जो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो यूरिन का प्रोडक्शन है, जो मेडिसिन है, जो नेफ्रोलॉजी का पार्ट है, जो मेडिसिन वाला पार्ट है, वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो हमारा जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। उसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी आपको लगता है कि नहीं, अभी तो हम बिल्कुल ब्लाइंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपना आराम से घर जाएंगे, सोचिए विचारिए, कुछ भी अगर लगता है पेपर में नोट कर लीजिए, कभी भी ओपीडी में आकर के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सर इनका जो पार्ट्स डैमेज हो चुका है, क्या उसको निकाला वो जाए? गुर्दे निकाले नहीं जाते। अच्छा। वो जो इनका नेटिव किडनी है, जो इनके पास बचपन से जो किडनी है, जी उसको निकालने के कुछ ही इंडिकेशन होते हैं, जिन केसेस में उन गुर्दों को निकालना पड़ता है। जी नॉर्मली उन गुर्दों को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका जो कारण होते हैं कि किस वजह से निकालना पड़ता है, अगर मान लीजिए कोई गठान है तो निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गुर्दे में पथरी है, जी इन्फेक्शन पहले हुआ है, बार बार हो रहा है, तो हो सकता है कि उसमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाए। तीसरा एक होता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी, अगर किडनी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं और वो अगर किडनी का साइज बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो गुर्दा रखने की जगह नहीं मिल रही, तो फिर उसमें निकालना पड़ सकता है। नहीं तो जनरली वो गुर्दे निकाले नहीं जाते, ठीक है, अनटिल अनलेस की कोई प्रॉब्लम हो। तो इनके पास कहने को तो 3 गुर्दे रहेंगे कि 2 जन्मों वाले जो पहले से हैं, एक जो आपने दिया, तो लेकिन काम जो है वो एक ही गुर्दा होगा। लोगों ने सब चीज़ समझा जी देखिए, ये मीटिंग रखने का मेन मकसद ही है कि आप ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग मिलकर चर्चा करें, समझे कि आगे का रास्ता कैसा रहेगा, सर्जरी में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है। ये जो डॉक्टर साहब ने सर्जरी से संबंधित कठिनाइयाँ बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सर्जरी में कठिनाइयाँ, कोई भी सर्जरी कराएं उसमें ये सब कठिनाइयाँ आ सकती है। ब्लीडिंग होना, आज के डेट में देखिए पथरी होता है गॉल ब्लैडर में, तो उसकी भी ऑपरेशन कराते हैं, तो हर तरह का ऑपरेशन कराते हैं, फिर अपना काम में लग जाते हैं। उसी प्रकार इस तरह की सर्जरी है, उससे भी रिलेटेड सब चीज़ डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। बाई चांस अभी लगता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, दोबारा घर में जाके आराम से सोच के दोबारा कभी भी आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर साहब हमको ये समझ में नहीं आया या ये मेरा नया प्रश्न है। सर्जरी के लिए इन लोग से डॉक्टर साहब से लोग से मिलना है, सर्जन लोग से, और जो मेडिसिन वाला पार्ट रहेगा, नेफ्रोलॉजी वाला पार्ट, वो हम लोग देखते हैं, तो फिर उनसे हम लोग से मिलना है, ठीक है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है किशन? ठीक, ब्लड ग्रुप आपका क्या ओ है? पॉजिटिव। माता जी का ओ पॉजिटिव। चलिए, तो ये सबसे अच्छी बात है कि कम से कम ब्लड ग्रुप हमारा मैच है। तो पहले हम दोनों से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि आपकी छुट्टी तीसरे दिन में हो जाती है, तीसरे से चौथे दिन में हो जाती है। दवाइयाँ आपकी 7 दिन तक चलती है और 7 दिन के बाद दवाई बंद हो जाती है। आपका जो प्रश्न था कि दवाई लंबा चलेगा, क्या चलेगा, वो घाव सूखने की दवाई होती है और दर्द की दवाई होती है। घाव सूख जाता है और दर्द खत्म हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। सिंपल सी बात है। लंबा जो अंदर की घाव है सूखना है, वो तो लंबा समय तक सूखता है धीरे धीरे, उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती। तो कुल मिला के आपका 3 दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, 7 दिन की दवाई आपकी चलेगी। उसके बाद किसी की चलती, किसी की नहीं चलती, मैक्सिमम में नहीं चलती। और मेडिकल पार्ट से आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपका गुर्दा एक ही है, देने के बाद कितना गुर्दा, एक ही गुर्दा बचेगा, तो एक गुर्दे के इस हिफाजत के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक नंबर है कि आपको भी गुर्दे की टेस्ट, जैसे क्रेटिनिन हम टेस्ट करते हैं गुर्दे को देखने के लिए कितना फंक्शन कर रहा है, तो उसकी टेस्ट रेगुलर बेसिस में कराते रहिएगा। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने डोनेट किया, उसके 1 महीने के बाद हम लोग करा के देख लेते हैं, फिर 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर साल भर के बाद, फिर साल में आप अपना करते रहिए। तो एटलीस्ट आपको भी अंदाजा रहे कि मेरा गुर्दा ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा, बीच में घर पे ब्लड प्रेशर भी चेक करना है, क्योंकि कभी कभी गुर्दा देने के बाद में बीपी भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो बीपी बीच में चेक, ऐसे नहीं डेली चेक करना है।
महीने में एक दो बार करके स्टार्टिंग में आपको चेक करना है। तो उनके पास उनको भी सब चेक करना पड़ेगा, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरा, कोई भी दवाई खाने के पहले आपको गुर्दे के डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया, कोई भी दवाई डॉक्टर साहब मैंने दवाई की दुकान से ले ली, कोई दर्द की गोली खा ली, क्योंकि हमको ऐसी दवाई देनी जरूरी है जिससे आपका काम भी बने और गुर्दे पे नुकसान भी ना हो। क्योंकि देखिए, दवाइयाँ तो जो भी डॉक्टर साहब आपको दूसरे देंगे वो अच्छी देंगे जी लेकिन उनको ये नहीं पता रहेगा कि उससे गुर्दे पे नुकसान हो सकता है। जी। तो आपको ऐसी दवाई देनी है जिससे आपका काम भी बन जाए और गुर्दे पे नुकसान भी ना हो। इसीलिए आपको कुछ और हर चीज़ को बुखार है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, उसको टालना नहीं है। अच्छा। जो दिक्कत है उसको तुरंत उसको सॉल्व करना है, ताकि क्योंकि इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन कहीं बॉडी में रहेगा तो उसका असर भी गुर्दे पे पड़ेगा। जी। कोई कड़ी दवाई खा लेंगे तो उसका असर भी गुर्दे पे पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कुछ भी दिक्कत हो अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए और फिर जो दवाई बताए वो लीजिए, या किसी और डॉक्टर साहब को भी अगर आप दिखा रहे हैं तो, लेकिन पर्चा भेज के या बात करके कि हमको ये दवाई चाहिए, ये दवाई हम ले सकते हैं कि नहीं, पूछ के ही आपको लेना चाहिए। चीज़ें समझ में, तो बीच बीच में बीपी देखना है, बीच बीच में क्रेटिनिन चेक कराना है, और कोई भी दवाई की दुकान से पूछ के नहीं लेना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, ऐसा नहीं कि डिहाइड्रेशन होना चाहिए, तो पानी भी आपको ठीक ठाक पीते रहना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतना ध्यान रखने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एहतशाम पर। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी किडनी निकल के आपके बॉडी में लगाई जाएगी, जो सबने जैसे बताया सर्जरी करके। वो किडनी आपकी है नहीं, पहली बार वो किडनी आपकी मदर की है। तो आपकी बॉडी में जब भी कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो आपका बॉडी उसको क्या करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। ये आपके बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि आपका बॉडी, आपके जो अंदर में सोल्जर्स हैं वो सिर्फ आप ही को जानते हैं कि ये मेरा किडनी है, ये मेरा लीवर है, ये मेरा गॉल ब्लैडर है। सिर्फ आप ही के अंग को पहचानते हैं, किसी बाहर के अंग को नहीं पहचानते। इसीलिए जैसे वो लगेगा तुरंत आपका बॉडी उसको क्या करेगा, अटैक करके नष्ट करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया ना हो उसके लिए हम लोग कड़ी कड़ी दवाएं देते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनो सप्रेशंस कहते हैं जी। उसको स्टार्टिंग में जब आप भर्ती होंगे तो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, और डिस्चार्ज के बाद में हम लोग दवाइयाँ के फॉर्म में दिया जाता है। ये दवाइयाँ जो होती है, कड़ी दवाइयाँ होती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो किडनी को अटैक नहीं कर पाएगा, किडनी को अटैक ना करे इसलिए उसको दिया जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आपको दूसरे छोटे मोटे इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपको कहा जाएगा कि आपको हर तरह के इन्फेक्शन से बच के रहना है। देखिए, इन्फेक्शन हर जगह हम देख नहीं पाते, और नॉर्मली देखिए इन्फेक्शन होता भी है और अपने आप ठीक हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, गुस्सा उसमें हमारा अपने आप हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, जब इन्फेक्शन तगड़ा होता है तब हमें कभी कभी बुखार आता है, लेकिन नॉर्मली हमें पता भी नहीं चलता, हमारा ऑलरेडी सिस्टम एक्टिवेट रहता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में छोटा छोटा इन्फेक्शन भी अगर होता है तो आपकी बॉडी उसको लड़ने के कभी कभी क्षमता नहीं रहती है, तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक नंबर, जैसे भी आपको मास्क पहनना। घर में जैसे ऑपरेशन करा के जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन हुआ, रिश्तेदार आने की कोशिश करते हैं घर में, किसी को नहीं बुलाना है। बात करना है, मोबाइल में दिखा दीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन घर पे किसी को आने मत दीजिए। ऑपरेशन के बाद इनका एक कमरा अलग रहेगा, बाथरूम अटैच्ड रहेगा उसमें, और जो इनका केयर टेकर होगा, मतलब ऑपरेशन के बाद जो इनका ध्यान रखेगा वही आना जाना करता रहेगा, ताकि स्टार्टिंग में, क्योंकि दवाइयों की मात्रा ज़्यादा चलती है, वही दवाई धीरे धीरे करके कम होती रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में दवाइयों की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी को घर में सर्दी जुकाम हो तो उनके संपर्क में ना आए, नहीं तो उनको तुरंत लग जाएगा, और वो इन्फेक्शन इनके केस में ज़्यादा खतरनाक होगा। जो इन्फेक्शन हम लोग में नॉर्मली 2-4 दिन में ठीक हो जाता है और दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वही इन्फेक्शन इनके केस में भारी रूप या खराब रूप धारण कर सकता है। इसलिए घर में किसी को भी हो तो दूरी बना के रखें। इनके रूम में बस जिसको जाने की ज़रूरत है वही जाए और कोई ना जाए। हाँ, खाना साफ सुथरा ले, पानी आरओ का पानी ले, बॉयल्ड वाटर ले या बिस्लरी का वाटर ले, ठीक है। घर का अगर पर्दा उदा है तो उसको फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए, बेडशीट को चेंज कीजिए, ताकि घर में एक नॉर्मल अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे। घर से बाहर निकलते ही आपको मास्क यूज़ करना पड़ेगा, बाहर का कोई खाना नहीं चलेगा, घर में बनाया हुआ पौष्टिक स्वच्छ खाना खाना है आपको, ठीक है। तो ये तरीके से हम इन्फेक्शन का रेट कम कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इन्फेक्शन का चांस रह सकता है। तो अगर
अगर होता है तो उसके लिए अलग से दवाई दी जाती है, और उसके लिए आपको वेट नहीं करना कि हमें बुखार आ गया हम देखते हैं डॉक्टर साहब 1-2 दिन, तुरंत आपको बताना है